ऑन कर देता हूँ। अच्छा, तो जो हमारा रेडॉक्स चैप्टर है, और इसी के अंदर हमने नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये सारी चीजों को भी पढ़ा है। ठीक है, ध्यान रहे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा सामान बचा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। एन फैक्टर ऑफ H2O2। एन फैक्टर ऑफ H2O2 के अंदर दो केसेस हैं। तो एक तो ये है कि एन फैक्टर H2O2 का तब हम निकालें जब वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा हो। व्हेन H2O2 इज disproportionating, when H2O2 is disproportionating, तो H2O2 बच्चों डिस्प्रोपोर्शनेट होकर क्या बताता है? H2O प्लस हाफ O2 देता है। -1 से -2 0, एन फैक्टर कितना आएगा बताओ? या इसको देखें तो N1 -1 से -2 में गया, तो इसके N1 की वैल्यू कितनी है? 2। और इसके N2 की वैल्यू भी कितनी है? 2। एन फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ाया था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के लिए, क्या याद आ रहा है? बोलो। 1। यहाँ पे इसका एन फैक्टर 1 है, बट H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, वो अकेला रखा हुआ है एक बॉटल में। काफी ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। मान लो किसी एक बॉटल के अंदर मैंने इसको बंद करके रखा हुआ है, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में या इसको नॉर्मल हीट मिलने पे बहुत आसानी के साथ डिकम्पोज हो जाता है और H2O और ऑक्सीजन देता है। बट हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं H2O2 हमारा डिकम्पोज ना हो, H2O2 हमारा बचा रहे। इसके लिए हम इसे डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं। कैसी बॉटल्स में? डार्क कलर की। और इसको अच्छी तरीके से कॉर्क से बंद करके हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं? वैक्सिंग भी कर देते हैं, ताकि डार्क बॉटल की बॉटल में रहेगा तो जो फोटॉन्स हैं इसके ऊपर स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे एंड ये डिकम्पोज नहीं होगा, है ना। तो ये जो चीज है ये इसलिए करते हैं क्योंकि H2O2 हमारा एक बहुत ही इसेंशियल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट भी यूज करते हैं, है ना। मेडिकल यूज भी है इसका। H2O2 को एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट भी करते हैं, बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन इसका लेकर के। तो H2O2 एक्चुअल में दूसरी चीजों के साथ रिएक्शन करता है। मान लो H2O2 किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ काम कर रहा है। H2O2 जब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस H2O2 को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। इस H2O2 को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज जब होता है H2O2 तो O2 में चला जाता है। किसमें चला जाता है? O2 में। -1 से 0 कितने का चेंज? 1 का। लेकिन दो ऑक्सीजन के लिए कितने का चेंज? 2 का। तो एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है H2O2। यहाँ पे किसके साथ काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है। खुद किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। कभी कभी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है। H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट के साथ काम करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर H2O2 है तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। और जब H2O2 खुद रिड्यूस होता है तो पानी बनाता है। -1 से -2 में गया। यहाँ पे देख रहे हो इसका एन फैक्टर कितना होगा? अगेन एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। क्यों? -1 से -2, 1 का चेंज, 2 ऑक्सीजन के 2 का चेंज, टोटल चेंज 2। तो हम ये देख रहे हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट H2O2 का एन फैक्टर हमेशा कितना है? 2 लिखेंगे। एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, n factor of
H2O2 is always 2. So remember in titrations, जब टाइट्रेशन करा रहे होंगे, in titrations n factor of H2O2 is taken as 2. क्यों दो लेते हैं? क्योंकि या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग नोट करें। क्योंकि वो जब डिस्प्रपोर्शनेट होता है तो 1 होता है, तो हमें लगता है कि सर 1 क्यों नहीं लिया। रीजन ये है कि या तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा टाइट्रेशन में या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। टाइट्रेशन में तो दूसरी चीज के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वो अकेला तो रखा नहीं हुआ है जो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। इसलिए इसका एन फैक्टर हम कितना लेंगे? 2 लेंगे। तो इसको याद रखें और नोट भी कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग रिमेनिंग टू नोट? जितना ऊपर लिखा है उसमें से कुछ भी बचा है फॉर एनी स्टूडेंट? जल्दी नोट करो। Anything remaining for you guys? Edge oxidizing agent. Yes, yes, yes. Kindly note it and we will move forward. Then चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। जब हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में, जो कि जो नीट का हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं अलग से नहीं दिया हुआ है, बट ये हाइड्रोजन चैप्टर में जो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसमें दिया है, वहां पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ध्यान रखें क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास H2O2 का 1 लीटर है सॉल्यूशन, अगर मैं उसको एसटीपी कंडीशन में, किस कंडीशन में? एसटीपी कंडीशन में हीट करूं तो वो कितनी क्या देगा? ऑक्सीजन गैस देगा। मान लो उसने एक्स लीटर ऑक्सीजन गैस दी, तो वही जो एक्स होगा मेरा वो क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2। तो जैसे हमारे जो लेबोरेटरीज होती है ना, मैं तुमको बता देता हूँ इसका नाम कैसे आया, क्यों इसका नाम ये पड़ा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जैसे लेबोरेटरीज होती है ना, तो उसमें क्या होता है? H2O2 का सॉल्यूशन रखा होता है टाइट्रेशन वगैरह करने के लिए, ऐसे रखा होता है H2O2 ना। अब उसकी लेबलिंग करते हैं हम, क्या करते हैं? उसकी लेबलिंग, लेबल लगाते हैं ना उस पर, ताकि पता चले ये क्या है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है।
तो चूंकि ये तो H2O2 का सोल्यूशन है, H2O2 का सोल्यूशन किस में होगा, ml में होगा या लीटर्स में होगा। जो लेबोरेटरी छोटी होती है ना, तो थोड़ा सामान रहता है, इंडस्ट्रीज में बड़ा होता है, ज्यादा होता है, तो लेबोरेटरीज में तो ml में ही होता है। इसमें क्या होता है, बढ़िया सी बॉटल होती है, और उस बॉटल पे, बढ़िया तो नहीं बना सकता मैं, आई होप, इस पे ऐसे बॉटल मान लो है ये, और मान लो ये बॉटल जो है उसमें लिखा हुआ है कि 4 वॉल्यूम, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो H2O2 सोल्यूशन है, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ 4 वॉल्यूम है। अब बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा कि ये 4 वॉल्यूम क्या होता है। उसका मतलब ये है कि अगर मान लो इस पे x लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ x वॉल्यूम, x वॉल्यूम, x भी लिखते हैं उसको, तो x वॉल्यूम H2O2 solution means that 1 liter of 1 liter of this 1 liter of this H2O2 solution on complete decomposition, on complete decomposition gives x liter oxygen gas। ये इसका मतलब होता है। मतलब एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूंकि यूज किया जाता है, तो जो ऑक्सीजन गैस इससे निकलती है वो हमारे काम की होती है, वो हमारे काम की होती है, उससे हम दूसरी चीजों को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो हमारे पास अगर लेबोरेटरी में 4V करके H2O2 रखा है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस H2O2 का 1 लीटर डिकम्पोज कराऊं, उससे हमें 4 लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। कितनी ऑक्सीजन गैस मिलेगी, 4 लीटर ऑक्सीजन गैस। 1 लीटर H2O2 प्योर नहीं है, 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन है। उसके अंदर कितना H2O2 होगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ आज की क्लास में निकालना सीखेंगे। ये 1 लीटर H2O2 का कंप्लीट सोल्यूशन है, उसमें पानी मिलाने के बाद में 1 लीटर है। उसमें H2O2 कितने ग्राम है, उसकी H2O2 की कितनी मोलैरिटी है, H2O2 की क्या स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर्स में है, ये सारी आज की क्लास में हम करेंगे। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जो लेबलिंग करके रखा होता है उस पर ये नहीं लिखा होता कि ये O2 कितनी देगा, उल्टा लिखा होता है। इसमें ऐसे लिखा होता है 4V। उसका मतलब तुम्हें समझना है, तुम्हें समझना है कि अगर मैं इस H2O2 सोल्यूशन का 1 लीटर लाया, उसको ऐसे छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे, तो डिकम्पोज होने के बाद में वो 4V लिखा है, तो 4 लीटर O2 गैस देगा। 1 लीटर सोल्यूशन, ये 4 लीटर ऑक्सीजन गैस देगा। इसके अंदर H2O2 इस पर्टिकुलर अमाउंट में है कि ये डिकम्पोज होकर के 4 लीटर ऑक्सीजन दे देगा। मान लो किसी पे 10V लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है कि उस H2O2 सोल्यूशन का अगर मैं STP पे डिकम्पोजिशन कराऊं, STP पे, है ना, ये एट STP बढ़ा लो, इस पे एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.15 केल्विन, इसको ही बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 1 ATM प्रेशर। आज की जो डेट है, नई जो कॉन्सेप्ट हैं उसके हिसाब से जो प्रेशर है उसको बदल करके 1 बार कर दिया गया है। व्हाट इट, ये सारी चीजें मूल में बता चुका हूं मैं। आई होप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या लिखने वाले हैं, आई होप समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो H2O2 कैसे टूटता है। अब मुझे इस, मेरा आज का एजेंडा क्या है कि मुझे इस H2O2 की नॉर्मेलिटी निकालनी है, इस H2O2 सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, इस H2O2 सोल्यूशन की ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ निकालनी है। हमें ये पता करना है कि ये H2O2 सोल्यूशन 1 लीटर में कितना ग्राम H2O2 प्रेजेंट है, बाकी पानी है। H2O2 डिकम्पोज करता है, टूट जाता है, पानी बनता है, O2 गैस बनती है, O2 गैस, क्या बनती है, O2 गैस। ध्यान दें, कितने ग्राम है ये, 68 ग्राम। इसका मोलर मास कितना है, मास एनालिसिस लगा रहे हैं, 34 ग्राम पर मोल, यस और नो। तो अगर स्टाइकोमेट्री से देखें तो 68 ग्राम H2O2 on decomposition gives how much oxygen gas, 22.4 लीटर।
इसमें किसी को डाउट? देख के बताओ। 2 मोल H2O2 1 मोल ऑक्सीजन गैस दे रहा है, तो एसटीपी पे क्या होगा? 68 ग्राम H2O2, दैट मीन्स 2 मोल H2O2 टूटने के बाद 1 मोल ऑक्सीजन दैट इज 22.4 लीटर देता है। यस और नो? यस और नो? लेकिन हमारी जो H2O2 की लेवलिंग है वो कितनी है? x वॉल्यूम वाली, x लीटर वाली। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 22.4 लीटर एट एसटीपी जो हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है, ऑक्सीजन गैस comes from 68 ग्राम H2O2। ये प्योर H2O2 है, 68 ग्राम H2O2। तो x लीटर एसटीपी पे कितने से रिलीज होगी? अगर x लीटर एसटीपी चाहिए तो कितने से रिलीज होगी? बोलो। 68 डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू हाउ मच? x ग्राम H2O2। लेकिन जो लेबलिंग है उसका मतलब यही है कि x लीटर एसटीपी किस में प्रेजेंट है? 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन में। मींस 1 लीटर H2O2 solution, 1 liter H2O solution contains how much? 68 divided by 22.4 into x ग्राम H2O2। और 1 लीटर में जो ग्राम्स होते हैं वही क्या हो जाती है? स्ट्रेंथ। वही क्या हो जाती है? स्ट्रेंथ। हेंस स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कितनी होगी? 68 डिवाइडेड बाय 22.4 into x ग्राम पर लीटर। कितने लोग को ये यहां तक समझ में आया? मुझे बताओ, समझ के बताओ देख के। ये वाला स्टेप जो है सबसे क्रूशियल है, सबसे ज्यादा डाउट्स इसमें आते हैं बच्चों। इसमें कह लो या इसमें ज्यादा आते हैं। मैं फिर से तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इतना तो पता चल गया रिएक्शन देख के कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन के लिए 68 ग्राम H2O2 चाहिए, लेकिन हमारी जो लेवलिंग है वो x की है। तो x लीटर अगर हमारे पास ऑक्सीजन गैस चाहिए, इतने ग्राम H2O2 चाहिए हमें, एक्चुअल H2O2, प्योर H2O2। लेकिन हमारे पास तो प्योर H2O2 नहीं है, हमारे पास H2O2 का सोल्यूशन है। और हमें बोला गया है कि x लीटर अगर हमारी लेवलिंग है, दैट मीन्स कि 1 लीटर में x लीटर ऑक्सीजन गैस निकलेगी। मतलब ये x लीटर किसके करस्पॉन्डिंग है? 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन के। तो हम x लीटर एसटीपी पे जो O2 गैस निकाल रहे हैं, जो मिल रही है, वो 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन से मिल रही है। और उसमें हमने देखा है कितना H2O2 प्रेजेंट होना चाहिए? 68 अपॉन 22.4 into x। That means 1 liter H2O2 should contain that much grams of H2O। और 1 लीटर में जो H2O2 का मास होता है, डिजॉल्व्ड मास इन ग्राम्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है? डिजॉल्व्ड मास इन ग्राम्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में जो डिजॉल्व्ड है वही क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। हेंस S ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कितना हुआ? स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में 68 डिवाइड बाई 22.4। इसको थोड़ा सॉल्व करो। कितने से डिवाइड करवाऊं बताओ? 4 से डिवाइड करो तो 17 4 जा 68 होता है, और 4 5 जा 20 और 24 बचा, इंटू एक्स ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आया? 17 अपॉन 5.6 इंटू एक्स। अब तुमको मैं कल पढ़ा चुका हूं, n इजिकल टू क्या होता है? s इंटू ई। नॉर्मेलिटी निकालनी। स्ट्रेंथ कितनी दी हमने? 17 डिवाइडेड बाई 5.6 इंटू एक्स। ई क्या होता है? ई ऑफ H2O2 मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। कितना है एन फैक्टर? 2। ऑलवेज टेक एन फैक्टर ऑफ H2O2 इक्वल टू 2, बिकॉज हम लोग इसको गोइंग टू यूज एज क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। यहां से हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट H2O2 का 34 होता है, 17 यहाँ पे आया। S इक्वल टू एन ही होता है। फॉर्मूला थोड़ा मैं गलत लगा दिया, यहाँ डिवाइड कर लो। ये होता है ना S इक्वल टू एन। अभी जब मैं आंसर देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि गलत लिखा है। ये डिवाइड कर लिखाओ, डिवाइड बाय दिस, डिवाइड बाय दिस। डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा? 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। चलो एक बार एक स्टेप बढ़ा देता हूँ तुम लोग के लिए, आई होप कंफ्यूज नहीं होगे।
because it's very easy thing. No need to worry. This is normality formula. This formula is very important. इसको point number A बनाओ. S is equal to NE, N is equal to S upon E. S is given, E डालो, आंसर निकालो. तो मोलरिटी क्या होगी गाइस? मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर. नॉर्मेलिटी है x अपॉन 5.6. आज हाँ जी. व्हाट इज द एन फैक्टर? दो. एक भी फॉर्मूला याद रखोगे तो काम चलेगा. यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन फॉर्मूला. आई थिंक यू शुड रिमेंबर दिस. Normality is equal to x upon 5.6. Where x is, where x is, where x is ठीक है. हो गया अपना कंप्लीटेड. टास्क डन. नोट करते चल रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो भाई, बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कुछ भी. समझ लो ये. इट्स यू हैव टू रिमेंबर. लेबलिंग समझा दी. लेबोरेटरी दिखा दी बैठे बैठे यहीं पे. लेबोरेटरी में जाओगे तो क्या होगा? एक H2O2 की बोतल रखी होगी छोटी सी. उस बोतल पे लिखा होगा क्या कि इस H2O2 की बोतल पे 4 लीटर या 4V लिखा हुआ है. तुम्हें समझ जाना है 4V या 4 लीटर का मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस H2O2 सॉल्यूशन का 1 लीटर, इस H2O2 सॉल्यूशन का 1 लीटर डिकम्पोज करूं तो 4 लीटर STP पे ऑक्सीजन गैस बनेगी. अब हमें पता करना है इस H2O2 सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी मोलरिटी क्या है. उसके लिए प्रोसीजर क्या है? दिस इज द प्रोसीजर. कि हमारा 68 ग्राम में कितना होगा? 22.4, 68 ग्राम. नाउ 24.4 लीटर ऑक्सीजन गैस 68 से, तो x लीटर कितने से निकलेगी? इतने से. बट हमने पहले ही बोला है कि 1 लीटर H2O2 में x लीटर STP पे ऑक्सीजन गैस मिलती है. तो उसको रिवर्स लिख लेंगे तो पता चलेगा कि 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन में 68.22 22.4 इंटू x ग्राम H2O2 होगा. वेयर x इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ. इससे हम जो है एक रिलेशन बनाएंगे. हमें याद है स्ट्रेंथ का फॉर्मूला. वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पर लीटर जितना भी मास डिजॉल्व है वही स्ट्रेंथ होती है. स्ट्रेंथ पता चल गई थी. स्ट्रेंथ पता चल गई तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया S इक्वल टू NE. लेकिन हमें N चाहिए तो S अपॉन E. E जो होता है वो होता है 34/2, दैट इज 17. 17 से डिवाइड करोगे तो 17 कैंसल आउट हो जाएगा. N की फॉर्मूले से वैल्यू आ जाएगी. और मोलरिटी का भी एक बना दिया. अब क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द नॉर्मेलिटी ऑफ द नॉर्मेलिटी ऑफ. हमने क्या पूछना है तुम्हें? बोलो. 8.4 वॉल्यूम H2O2 solution is. Answers are. Need the question समझ के करना है. 1, 2, 1.5. AB3 कैसे हो गया? ABC होना चाहिए. 2.5. What is the answer? Give me the answer. I need answers. कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है?
तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए एक स्पेशल टर्म है, ये किसी और के लिए यूज नहीं किया जाता है। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब H2O2 के लिए ही यूज किया जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। दैट इज a specific term used for hydrogen peroxide. I hope you all understand this. What is the answer? अभी तक एक भी आंसर नहीं आया. That is not good for you guys. तो देवांगी का आंसर है सी. वेरी वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड. कैसे आंसर लाया गया देखो भाई. नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 6. 84/56. 84/56 फॉर्मूला लगाओ. 14 6 जा 84, 14 4 जा 56, 1.5. क्या दिक्कत है कोई? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 2. मोलैरिटी ऑफ H2O2 solution, H2O2 solution है is 0.5. Find the volume strength of H2O2 solution. जल्दी बताइए. इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मैंने कैलकुलेट नहीं की. जल्दी जल्दी करूँ क्या? सर तुम ही लोग बताओ क्या आंसर है. सो अगेन इट्स अ सिंपल फॉर्मूला. तो अब आंसर मेरे पास है, जब मैं रख दूंगा. चलो वही आंसर लिख देता हूँ. ऑप्शन नंबर ए 0.4, ऑप्शन नंबर बी 5.6, ऑप्शन नंबर टी 11.2, ऑप्शन नंबर टी बोलो भाई आंसर क्या आएगा. मुझे नहीं पता है आंसर क्या है. डी ऑप्शन भी नहीं समझ में आ रहा क्या बनाऊं. चलो एक ये बना देता हूँ. वेरी गुड निरंजन, करेक्ट आंसर. रेस्ट ऑफ यू गाइस, वेयर आर यू गाइस? डोंट यू वांट टू गिव द आंसर्स? बहुत बढ़िया. निरंजन देवांगी दोनों के आंसर्स करेक्ट हैं. रेस्ट ऑफ यू गाइस फास्ट, इट्स योर चांस. It's your chance to give the answer. आई होप आंसर्स सर करेक्ट होंगे. श्रावणी का आंसर, श्रावणी का आंसर डी कैसे आ रहा है? मैं आंसर देता हूँ देखो. अरे भाई ये सिंपल सी चीजें हैं, क्या इसमें दिक्कत है यार? सोल्यूशन रीडिंग एरर किसका आ रहा है? रीडिंग एरर तो नहीं होना चाहिए, इसमें रीडिंग करना नहीं है.
क्योंकि ये वॉल्यूम दिया ही नहीं है, मोलरिटी दी है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है। तो इसमें ऐसा है कि डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल है ही नहीं। सही बात है कि नहीं मेरी? रीडिंग नहीं एरर होगी इसमें। सॉल्यूशन क्या होगा भाई? अब फॉर्मूला था कुछ x अपॉन 11.2। इसमें जो है मोलरिटी कितनी दी है मैंने? 0.5। x की वैल्यू हमें नहीं पता, x की वैल्यू हमारी 5.6 आ गई। दैट इज द आंसर, बी इज द आंसर। श्रावणी अभी समझ में आया तुम्हें? वेयर इज द रॉन्ग कैलकुलेशंस और समथिंग, फॉर्मूला और समथिंग, क्या रॉन्ग है? हाँ, समझ में आया? ओके ओके, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट है, देखो हार्डनेस ऑफ वाटर वगैरह मैं वहीं पे पढ़ाऊंगा जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ाऊंगा, अभी उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। वाई? बिकॉज हार्डनेस क्या होती है वाटर में? डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, है ना, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, है ना, नाइट्राइट्स, ये सारे होते हैं जो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं। तो वाटर को कब हार्ड बोलते हैं ना, वाटर की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत ही आसान चीज़ है, मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसको हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर में करेंगे, क्योंकि उसका ओवरव्यू देना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ाना है, दो जगह हो जाएगा। इसके हम डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन। तो सॉल्यूशंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? तो ये न्यू चैप्टर है, जो बच्चे थोड़ा देर में आए थे या जो भी है, उन लोग के लिए है कि न्यू चैप्टर, दिस इज न्यू चैप्टर, सॉल्यूशंस। हाँ, बहुत बहुत आसान होता है। इट इज अ होमोजीनियस, वेरी गुड, इट इज अ होमोजीनियस mixture of two or more components, two और कैसे लिखते हैं? ओ आर ना, two or more components। इसमें याद रखना, जनरली component which is which is more in quantity or amount, which is more in amount, is called solvent, and which is less in amount is called solute। ठीक है? नाउ solute plus solvent is equal to solution। इसकी फेज क्या हो सकती है? फेज मतलब फिजिकल स्टेट में भी सॉलिड, में भी लिक्विड, में भी गैस। इसकी भी क्या हो सकती है? सॉलिड, में भी लिक्विड, में भी गैस। सॉल्यूशन की फेज क्या होगी? विल बी सेम एज solvent, will be same as solvent। same notebook, yes, same notebook but different chapter. It's a physical chemistry chapter, so you have to continue in the same notebook without any doubts, Mr. Akhilesh, okay? So there are like, मान लो this is हमारा component A solvent, component B, component C, component D। तो ये हमारे क्या है? लिटिल लिटिल अमाउंट में। तो दीज ऑल आर सॉल्यूट्स, ऐसा नहीं कि सॉल्यूट सिर्फ एक हो सकता है, दीज ऑल आर सॉल्यूट्स एंड दिस इज सॉल्वेंट। ना हम कब बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन होगा? कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर अ सॉल्यूशन, पार्टिकल साइज
ऑफ solute और सॉल्वेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 नैनोमीटर, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्यूशन है। इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, पूरे में यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पानी लिया है ना, और उसमें NaOH को घोला, NaOH सॉलिड फॉर्म में आता है, जैसे ही NaOH पानी में डालेंगे ना तुरंत डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने के बाद में एक इनका सोल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा, सोल्यूशन। इसका क्या बनेगा, एक सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन बना है, ये पानी लिक्विड में सॉलिड को घोल के बनाया गया, ऐसे को क्या बोलेंगे, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूट को पहले लिखते हैं, लिक्विड को बाद में। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड को मिला के बनाया गया। कोई पूछता है सॉल्यूशन की फेज क्या होगी, तो बोलेंगे वो लिक्विड ही होगी, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है। ऐसे तो वो एक मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर, बट इज व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर, इज होमोजीनियस मिक्सचर थ्रू आउट कंपोजिशन सेम। मतलब कोई कोई लोग गए और क्या किया उन्होंने, कोई आदमी गया, कोई स्टूडेंट गया, उसने क्या किया, उसके पास एक कह सकते हैं कि कुछ ऐसी मशीन थी या कुछ ऐसा एक सैंपल टेकन करने वाला सामान था। उसने यहाँ से एक सैंपल लिया, यहाँ से लिया अंदर डाल के, मान लो उसमें कुछ ऐसा पंप लगा हुआ है, ऐसा उसमें नोजल है वो, यहाँ से उसने अलग अलग सैंपल लिए यहाँ पे। हर जगह की सैंपल में टेक्सचर जो है, कंसंट्रेशन जो है वो सेम आएगा हर जगह पे। यहाँ पे वो ले, यहाँ पे ले, सब जगह पे क्या आएगा, सेम कंपोजिशन आएगा, कहीं पे भी अलग नहीं आएगा। दैट इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दैट इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जब बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन का बाई बाई मतलब होता है दो। बाई मतलब क्या होता है, दो। बाई मतलब दो, वन सॉल्यूट जिसमें हो और वन सॉल्वेंट, तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, simplest form of solution is called binary solution, one solute and one solvent. आई होप ये सारा कॉमन सेंस तुमको पता होगा, जनरल नॉलेज, इट्स अ जनरल नॉलेज। क्या ये पता है, आगे बढ़े, एनीथिंग यू वांट टू नोट इट, कहीं पे कुछ भी नोट करना है तो मुझे बोलो। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के हिसाब से कंडीशन यही है, पता है ना, वेरी वेरी गुड। कुछ किसी भी बच्चे को नोट करना है तो बोलेगा मुझे। आगे बढ़े, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेरी गुड। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो बोल सकते हैं, अभी भी टाइम है उनके पास। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, सॉल्यूशन का टाइप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, क्यों नहीं होती बड़ी चीज, बताओ क्यों नहीं होती, कोई बताएगा क्यों नहीं होती। सॉल्यूशन का टाइप कैसे बदल सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को चेंज करते जाओ, सॉल्यूशन के टाइप पाते चले जाओ, वेरी सिंपल। अगर मैं सॉल्यूशन के टाइप को बदलूंगा तो क्या सॉल्यूशन का टाइप बदलने से नहीं बदल जाएगा, तो देखिए इसमें टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो ऑन changing the type of solute and solvent, we can make different types of solutions। है नहीं आसान बात, क्या इससे भी आसान होता है कुछ, इससे आसान तो नहीं होता होगा कुछ मेरे हिसाब से। भाई अलग अलग तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास अलग अलग
क्या कहते हैं, तो अलग अलग अगर चीजें होती हैं हमारे पास, उनको हम अलग अलग मिलाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूट, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशंस। बहुत ही आसान है, बस देखते चले जाओ, इसको कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं, जस्ट, अच्छा स्क्रॉल कर दूं, चलो स्क्रॉल कर देता हूँ। क्या लिखा है, ऑन चेंजिंग द टाइप ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट वी कैन मेक डिफरेंट टाइप सॉल्यूशंस। कितना नोट कर लिया है देखता हूँ, क्या पता चला। सो वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कोई बताएगा क्यों? क्या किसी के पास एक लाइन का आंसर है, व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? एनीवन? व्हाई वी कॉल वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट? व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ वाटर? तो पहला जो हमने पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशंस, जो कि एक्चुअल में हमारा चैप्टर का नाम होता है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है जिसका जिसका जो सॉल्यूट है वो चेंज हो सकता है बट सॉल्वेंट लिक्विड हो। तो यहाँ पे पहले एक और हेडिंग बनानी पड़ेगी हमें, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करो। तीन ही बनाई ना मैंने, वी नीड फोर, 1 2 3 4। तो ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। इससे आसान चैप्टर नहीं बनाया कोई केमिस्ट्री में। दिस सॉल्यूशन चैप्टर वेरी वेरी सिस्टमेटिक चैप्टर, simple things, no, not like titration, many cases, not like this, not like mole concept, lot of things, no, not like atomic structure, खत्म ही नहीं हो रहा है, not like this, very easy, very आसानी से खत्म होता है चैप्टर। not like atomic structure, lot of things, very basic chapter, that's why इतना टाइम लगता है उसमें। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं? लिक्विड सॉल्यूशंस। कब बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन? ये नाम जो होगा ना वो किसके बेस पे आएगा, सॉल्वेंट के बेसिस पे आएगा। अगर कोई सॉल्यूशन लिक्विड है मतलब उसका सॉल्वेंट लिक्विड है, तो सॉल्वेंट तो लिक्विड ही लेना है। सॉल्यूट बदल सकते हैं, गैस ले सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। गैस इन लिक्विड का कोई ऑप्शन बताएगा कोई? हाँ भाई, कोई मुझे बताएगा क्या गैस इन लिक्विड कभी घर में देखा क्या? कभी कहीं दुनिया में देखा क्या? कहीं किसी के घर में एक्वेरियम है क्या? किसी घर में मछली पालने वाला वो है क्या? मछलियां उसमें घूमती रहती हैं। दैट इज कॉल्ड गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उसमें रहती, क्या रहती? मछलियां उससे सांस लेती हैं। मछलियां क्या लेती हैं उससे? सांसें लेती हैं। दैट इज कॉल्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन। उसमें क्या लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं, उसमें जो है एयर को पंप करने के लिए छोटा सा भी लगा देते हैं, उसमें जाती रहती है हवा, ताकि एयर का सर्कुलेशन बना रहे, ऑक्सीजन उसमें डिप्लीट ना हो। क्योंकि जो मछली होती है वो ऑक्सीजन को इनहेल करती है, उसका जो है अपना काम चलाती है उससे, और CO2 गैस बनाती है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, है बात सही कि नहीं? ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो लिक्विड्स में डिजॉल्व होती हैं। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक ऐसे पी जाते हैं कोल्ड ड्रिंक, क्या रहता है, CO2 गैस जो है वो डिजॉल्व रहती है, कार्बोनेटेड वाटर जो होता है। अब उसमें क्या है कि कई बार उसकी बात आगे भी करेंगे हम लोग। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लिख लो इसमें। इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जिंदा है। कौन सी लाइफ जिंदा है? एक्वेटिक लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्वेटिक लाइफ। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू 6.5 से 8.5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन किसी पानी में कम है, दैट पानी इज नॉट गुड फॉर द यूज। क्यों? इसका मतलब है कि वहां पे कुछ तो ऐसी चीज है जो उस ऑक्सीजन को खत्म कर रही है। या तो कोई केमिकल है, दैट इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या तो कोई बायोलॉजिकल थिंग है, कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, कोई एरोबिक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन को ले रहा है, उसको खत्म कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड ए टेस्ट फॉर द वाटर। वाटर का टेस्ट है ये। वाटर के पैरामीटर्स हैं, वाटर साफ सुथरा है कि नहीं, पीने लायक है कि नहीं, सारी चीजें हैं। दूसरा है लिक्विड ऑक्सीजन। तो लिक्विड ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, लिक्विड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट, ये क्या होता है? पानी में पानी, लिक्विड में लिक्विड, ऐसा कब होगा?
लिक्विड में लिक्विड कब होगा? जैसे मेथेनॉल या C2H5OH, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन वाटर, है ना? भाई बनाते कि नहीं बनाते? भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करते, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। ऐसे ही H2SO4 इन वाटर, HCl इन वाटर, एवरीथिंग इन वाटर, मतलब जो नाम ले रहा हूं मैं ये, HCl, H2SO4, HNO3, सब है, तो बहुत आसान है। लिक्विड हो गया, ओके। सॉलिड इन लिक्विड, कोई आंसर बताएगा? सुगर इन वाटर, सुक्रोज इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, NaOH solid in water, sodium carbonate solid in water, baking soda in water, washing soda in water, salt lake in water। तो सॉल्ट केक क्या होता है? Na2SO4 को बोलते हैं सॉल्ट केक। इसको भी पानी में डिजोल्व करेंगे तो घुल जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि भाई सिंपल चीज है, सॉलिड एंड लिक्विड, ये आंसर से याद रखो। आगे चलो भाई, सॉलिड के बाद क्या आता? लिक्विड या गैस? गैस सॉल्यूशंस ले लेते हैं, लिक्विड हो गया तो गैस ले लो, सॉलिड को सबसे लास्ट। गैस सॉल्यूशंस में क्या होगा? सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा, गैस होगा? हम्म, अरे यार इसका आंसर कोई बताएगा? गैस इन गैस, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या होगा। एयर होगा क्या? बिल्कुल होगा। एट ए करंट पोजीशन कहीं पे एयर होगा तो मिक्सचर होगा, क्योंकि सबके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से आसपास से छोटे होते हैं, तो वो सब क्या होंगे? गैस। बट जो एयर है ना, उसका जो कंपोजिशन है वो जगह बदलने बदल जाता है। जैसे जहाँ हम लोग हैं, यहाँ का एयर कंपोजिशन कुछ अलग है, 10 किलोमीटर दूर कुछ एयर कंपोजिशन बदल जाएगा, हल्का फुल्का कुछ, तो उसमें वाटर वेपर्स हो सकता है कम हो सकता है उस जगह की ह्यूमिडिटी कम हो सकता है उस जगह पे कोई इंडस्ट्री हो तो CO2 गैस बढ़ गई, हो सकता है उसमें SO2 गैस बढ़ गई, हो सकता है किसी जगह पे पेट्रोकेमिकल्स है तो आर्गन गैस बढ़ गई, इस तरीके से बढ़ सकता है N2O2 मिक्सचर। अच्छा, सही बात है, समझ गए तुम लोग। दूसरा है लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, लिक्विड का मतलब है वेपर्स, वेपर्स। तो कोई लिक्विड जो है वो गैस में घुला हो, ऐसा कब होगा? जैसे क्लोरोफॉर्म इन गैस, क्लोरोफॉर्म जिसको सुंघा के बेहोश करते हैं मूवीज के अंदर, देखा होगा, ये सो नो, उसको किसी गैस में मिला दिया, मान लो नाइट्रोजन में मिला दिया। आजकल एनेस्थीसिया में उसका यूज कम करते हैं, दैट्स नॉट वेरी गुड फॉर, बिकॉज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन जब होता है तो क्लोरीन इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द बॉडी, इट्स अ वेरी वेरी यू कैन से स्लो पॉइजन। सॉलिड गैस, सॉलिड जो गैस, उसमें क्या मतलब? सॉलिड का मतलब क्या है? सॉलिड पार्टिकल छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे गैस में हो, तो ऐसे सॉलिड पार्टिकल तो ढूंढने नहीं मिलते हैं, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल इतने बड़े होते हैं, आंखों से दिख जाते हैं, तो वो सॉल्यूशन नहीं होता। डस्ट स्मोक इज नॉट द सॉल्यूशन। जो जो हमारा जो स्मोक होता है, फॉग, लिक्विड इन गैस, वो सब नहीं होता, क्यों? वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाते हैं, वो आंखों से दिख रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब विच कैन नॉट बी सीन बाय द आईज, नेकेड आई से नहीं देख पाओ, फिल्टर पेपर से पास करो तो पास हो जाए, सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन भी उसको जो है अलग ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉलिड इन गैस क्या होना चाहिए? नेफ्थलीन बॉल्स जो घरों में रखते हैं ना, सॉलिड होती है, तो उनका क्या होता है? उनका क्या होता है? उनका तेजी के साथ सब्लिमेशन होता है ना? तो है तो वो गैस वेपर सी, लेकिन हम लोग जो है ये बोल सकते हैं कि वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स इन एयर, जिनका साइज 1 नैनोमीटर छोटा, उनको हम ले सकते हैं, रेजोल्यूशन ले सकते हैं। इतना छोटा पार्टिकल जनरली मिलता नहीं है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कैम्फर इन गैस, N2 गैस और O2 गैस और इन एयर, ये सारी चीजें।
एयर एक्चुअली इसलिए नहीं लिखते कि एयर में हो सकता है भाई डस्ट भी हो, तो पूरा एयर क्यों ले लिया, इसलिए हम N2 गैस लिखते हैं एज ए सॉल्वेंट। तो वो प्रॉपर होना चाहिए कि हमारा क्या है। यहाँ पे मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखते हैं एयर के अंदर ही बता सकते। तो इट्स वेरी सिंपल थिंग। नेफ्थलीन बॉल्स हो गई, है ना, और अमोनियम क्लोराइड हो गया जिसको नौसादर बोलते हैं। ये सब चीजें होती हैं दैट यू कैन यूज एज अ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। सबसे लास्ट में हमारे पास कौन सा बचा है, क्या गैस इन गैस हुआ था? अच्छा, गैस एज ए सॉल्वेंट हो गया, सॉलिड नहीं हुआ, सॉलिड सॉल्यूशंस। कोई बताएगा इसमें कौन सा सॉल्वेंट हो? सॉल्वेंट तो सॉलिड हो, लेकिन कभी कभी गैस सॉलिड के अंदर फंस जाती है, कभी कभी गैस सॉलिड के अंदर फंस जाती है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हारे पास है? है ना। क्या हमने तुमको पढ़ाया था इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, जिनमें क्या होता है, एक क्रिस्टल होता, उस क्रिस्टल में वायर्स होते हैं, क्या होते हैं, वायर्स, खाली जगह, मान लो ये ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, हाँ ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं। अब यहाँ खाली जगह जो बची ना, ये खाली जगह, दिस इज कॉल्ड वायर्स। इस खाली जगह से वायर्स और इंटरस्टिशियल साइड्स। अब मान लो यहाँ हाइड्रोजन गैस चल रही है, और हाइड्रोजन गैस आकर के इसमें ट्रैप हो जाए, H2 गैस इसमें ट्रैप हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड गैस इन सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, लिखेंगे H2 गैस सॉल्यूशन इन पैलेडियम और प्लेटिनम। ठीक है, तो इसके अंदर ही आ जाएगा। दूसरा होगा लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड में लिक्विड कभी देखा क्या? क्या अमलगम सुना है तुम लोगों ने? अमलगम, अमलगम क्या होता है, मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। मरकरी ऐसा रहता है, देखो मरकरी का वीडियो देखना यूट्यूब पे जाके ध्यान से, ठीक है। मरकरी कैसा होता है, ऐसे इतना ज्यादा ये डेंस होता है, 13.6 ग्राम पर लीटर इसकी डेंसिटी होती है। 1 ml, 13.6 ग्राम पर ml, 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारा Hg होगा, उसका जो मास होगा ना, कितना होगा वो, 13.6 ग्राम, ऑलमोस्ट 15 ग्राम का होगा। उतने ग्राम का अगर पानी होना तो सिर्फ 1 ग्राम का होगा, पानी से 13.6 ग्राम, इतना ज्यादा डेंस, वेरी डेंस है। लिक्विड, पानी भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, कितना, इसको हम जहां पे डालते हैं ना, ये हमेशा स्फेरिकल होना चाहता है। इसको हम ऐसे अपने हाथ पे भी रख सकते हैं, क्यों, इतना कम रिएक्टिव है नॉर्मली ये रूम टेम्परेचर पे, किसी स्किन स्किन से रिएक्ट ही नहीं करता, हाथ पे से ले सकते हो, लेकिन दैट्स वेरी पॉइजनस, बॉडी कैन नॉट एक्सक्रीट इट, जो बॉडी है ना इसको निकाल नहीं पाती है, तो खून में नहीं मिलना चाहिए, कट है अगर तुम्हारे तो ये नहीं जाना चाहिए अंदर, बहुत दिक्कत कर देगा, वेरी डेंजरस मेटल। इसलिए जो मरकरी वाली ट्यूबलाइट्स होती हैं उनको बंद कराया गया, वेरी कम यूज होता है उसका। ये मरकरी जो वेरी पॉइजनस मेटल है, हेवी मेटल है, ये सब चीजें हैं। तो जो मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि Hd जो है उसको हम लोग ले लेते हैं और सोडियम मेटल में डाल देते हैं, तो NaHg अमलगम बन जाता है। सॉलिड सोडियम है और Hg लिक्विड है, इन दोनों का आपस में जो सोल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड अमलगम, लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड हमारे पास बहुत सारे हैं, कोई एक दो नहीं है। सॉलिड इन सॉलिड वी हैव वेरी लॉट, दैट इज एलॉयज, है ना, एलॉय जैसे स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, है ना, या कॉपर मेटल को जो है गोल्ड के साथ मिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड एलॉय। एलॉयज जो है वो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रास है, हमारे पास ब्रॉन्ज है, सारे नहीं। तो अभी याद रखना जो कॉपर है वो तो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। अब कोई मुझे ये बताएगा ब्रास किस चीज का एलॉय है, जल्दी बताओ, यू हैव 1 सेकेंड टाइम। अरे आंसर ही नहीं देते हो तुम लोग, ब्रास किसका एलॉय है? अच्छा, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? कॉपर एंड आयरन का नहीं होता निरंजन, कॉपर एंड आयरन का नहीं होता है। अरे ब्रास जो होता है ना वो इनाम में मिलता है, इनाम जो होता है ना, यस वेरी गुड,
दीपेंद्र ने सही आंसर दिया, शैली ने भी सही दिया, कॉपर एंड जिंक का है। कॉपर एंड जिंक का, ब्रास किसका है? कॉपर एंड जिंक का। कॉपर एंड जिंक। ठीक है। तो ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बता, तुमको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल देता, ब्रॉन्ज मेडल होता है कि ब्रॉन्ज मेडल? ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, ब्रॉन्ज मेडल जो होता है, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल नहीं होता है, ब्रॉन्ज तो घर में यूज करते हैं, इसको पीतल बोलते हैं। ब्रॉन्ज मेडल जो है उसके बारे में बताओ, किसका होता है? ब्रॉन्ज। यस दीपेंद्र, वेरी गुड निरंजन, कॉपर एंड टिन। यस, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड एसएन, ये हमारा जो होता है इसका मेडल मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रॉन्ज और ब्रॉस दोनों है। कांसा, पीतल, ये सब सुना होगा तुमने। समझ में आया? तो पीतल और कांसे को याद रखें और आगे बढ़ें। हो गया। याद रखो ये कुछ चीजें, स्टील जो होता है ना, स्टील, स्टील इज ए एलॉय ऑफ, किसका किसका होता है बताओ? वैसे स्टील के बारे में काफी कुछ मुझे पढ़ाना है, स्टील वी विल कवर इन द मेटलर्जी ऑल्सो। स्टील में क्या होता है? सबसे पहले तो होता है Fe, कार्बन, क्रोमियम, बहुत सारी चीज मिलाने लगे आजकल इसमें। कार्बन से क्या बढ़ती है? इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेंथ। Fe है मेन, मेन जो है मेटल वो Fe है। क्रोमियम से इसका जो है क्या बढ़ता है? हाँ, कोरोजिव रेजिस्टेंट बढ़ता है, कोरोजन नहीं होगा स्टील में, क्रोमियम मिलाने से उसका कोरोजन नहीं होता है। मेन जो है वो कार्बन डालते हैं क्योंकि उसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ानी है, फिर उसके अंदर क्रोमियम भी भर देते हैं। क्रोमियम का लगभग 10-11% रहता है, ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। क्रोमियम जो है रेजिस्टेंस करता है किस चीज से? बोलो। कोरोजन से। एंटी कोरोजिव प्रॉपर्टीज आती हैं उससे। और इसका यूज तो समझ ही रहे हो कितना ज्यादा हो रहा है आजकल स्टील का, हर जगह स्टील, हर जगह स्टील। तो आयरन में क्या हो जाती है? जंग लग जाती है। आयरन उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना कि स्टील होता है, क्योंकि उसमें कार्बन मिला देते हैं। फ्रैक्चर नहीं होता फिर स्टील का, लगा दो सब कहीं पे। समझ रहे हो कि नहीं? तो स्टील इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और स्टील जो है आजकल बहुत चर्चे में है। आगे बढ़े। तो ये हो गया गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, और डन, हो गया। अब आगे बढ़े। अब मुझे ये बताओ, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उसका वेल आंसर देना। कंसंट्रेशन टर्म्स पता है ना? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती? चैप्टर का नाम तो पता ही होगा यार, फिर भी लिख देता हूँ तुम लोग के लिए एक बार। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, स्ट्रेंथ पता ही है, मोलरिटी मोल पर लीटर, नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट्स पर लीटर, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज वी बाई वी, सारे के सारे ये रिवाइज करो किसमें से? रिवाइज फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, अभी पढ़ाया है। इस चैप्टर में भी इसका काम रहता है, बट ये तुमको पढ़ा चुका है एवरीथिंग इज देयर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ। इसमें नहीं बोल सकते हो कि सर ये मुझे नहीं आता है, स्ट्रेंथ नहीं आती, वो नहीं आती, ये नहीं आती, सब कुछ पढ़ा है। आप बताओ इसमें ऐसी कोई चीजें जो तुम्हें बतानी हो स्ट्रेंथ में? आई होप कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेंथ तो पता है, नॉर्मेलिटी मोलरिटी भी पता है, कंसंट्रेशन टर्म्स में पता है। मोल फ्रैक्शन पे थोड़ा काम कराना है मुझे। कोई बताएगा मोल फ्रैक्शन क्या होता है? बिकॉज ये चैप्टर में लगेगा ये। इसको बोलते हैं, एक्स से लिखते हैं, जाई से लिखते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मान लो एक्स सॉल्यूट का निकालना है,
n solute डिवाइडेड बाई n solvent, बाइनरी सॉल्यूशन मान के काम कर रहे हैं, n solute। x सॉल्वेंट क्या होगा, x solute, x नहीं, n solute, n solute प्लस n solvent। देखो जो हर है डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम है कि नहीं, डिनोमिनेटर इज सेम, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं, यहाँ सोल्यूट और यहाँ सॉल्वेंट। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो आज ये दूसरी क्लास है कि पहली, हाउ मेनी क्लासेस आर डन टुडे, ये नीचे वाला सेम ही आ जाएगा ना, मुझे लग रहा है तीसरी क्लास है क्या ये, आई होप सो। ओनली वन, ओनली वन, तो बाकी दिन में क्या कर रहे थे, बाकी दिन में क्या कर रहे थे भाई, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वैल्यू कितना आएगा अपन, अगर मुझे एक्स सॉल्वेंट निकालना है, ऑलवेज वी कैन राइट वन माइनस एक्स सॉल्यूट, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके मिला के। अच्छा, मान लो तुमको मैं ऐसे बताऊं कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है, इसके अंदर ए भी पड़ा है, बी भी पड़ा है, सी भी पड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, जितने भी पड़े हैं सबका मोल फ्रैक्शन का समीशन ऑलवेज वन होगा। नोट कर ले भाई इसको, मैं आई विल गिव यू द टाइम फॉर द 2 minutes टू नोट इट इफ यू वांट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कराने हैं मुझे और डायरेक्टली इसका एप्लीकेशन है इस चैप्टर। ओके, क्वेश्चन इज फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH H2O calcium carbonate in a solution in which 4 gram NaOH, 90 gram H2O, 90 gram H2O and 10 gram कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। बाकी कुछ प्रेजेंट नहीं है, इतने ही है, बाकी सब एब्सेंट है, सिर्फ 3 चीजें हैं, रेस्ट ऑल आर नॉट हियर। जस्ट सॉल्व दिस, टेल मी द आंसर।
आंसर्स नहीं है अभी तक एक भी, कितने धीरे धीरे कर रहे हो तुम लोग। हाँ। ओके। तो तुम लोग के स्कूल्स का क्लास हो रहा है कि नहीं अभी? डू यू हैव स्कूल क्लासेस ऑन गोइंग और नॉट फॉर द नॉन एंटी गाइज? एंटी वालों का तो अभी एक हॉलीडे है, एक हफ्ते का। अह, सबको मिलेगा आई थिंक। यू हैव टू वेट फॉर दैट। पर नॉन एंट्री वालों का तो नहीं होगा। उनकी तो झील में सिर्फ कुछ ही क्लासेस होती हैं, ज़्यादा तो नहीं होती। बोर्ड वगैरह का तो नहीं होता ना उनका। क्या आंसर क्या आया? अच्छा, हॉलीडे चल रहा है उसमें भी टीचर एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी पढ़ाई हो रही है इसका मतलब, दैट्स वेरी गुड। अब मुझे बताओ। अरे यार, आंसर नहीं दिया तुम लोगों ने अभी, दैट्स वेरी बैड। H2O का कितना होगा भैया? कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? टोटल मोल्स कितने होंगे? 52, दैट इज 5.2। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना होगा? 1/52। मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? 1/52। मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी कितना होगा? 50/52। देखो, तीनों का मिला के बनाया कि नहीं है? अगर मैं तीनों का ऐड करूं तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 + 1 + 50 डिवाइडेड बाय 52 विल बी इक्वल टू 1। क्या आगे बढ़े? क्या हेनरीज लॉ पे चले? क्या बोला था हेनरी ने, ध्यान से सुनना। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है नीट के पेपर में, हर जगह पूछा जाता है। हाँ, हेनरी ने बोला था P = KH × X ऑफ द डिजॉल्व्ड गैस। वेरी गुड। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। उसके पहले आई वांट टू गिव यू अ स्मॉल थिंग, लिटिल थिंग। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये याद है? कैन यू रिमेम्बर दिस? एन सॉल्यूट अपॉन, ग्राम्स में अगर ले लिया तो इंटू 1000 भी होता है। एन सॉल्यूट बाइनरी सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट को लिखने का तरीका क्या है? डब्ल्यू सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट, एन सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां से एन सॉल्वेंट निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ये एन है, ये डब्ल्यू है। एन सॉल्वेंट कितना है? डब्ल्यू सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नाउ गिवन मास, दैट इज मास कितना होगा? क्या मैं उसकी जगह पे लिख सकता हूँ एन सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट?
इंटू 1000, दिस इज हमारी मोलैरिटी, स्मॉल m मोलैलिटी। इस दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं, अलग लिख सकता हूं। इसमें अगर दोनों साइड में n टोटल से डिवाइड मारूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं इसको मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं, गाइस, यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसंट्रेटेड, वेरी वेरी फोकस्ड। क्या ये फॉर्मूला याद रख पाओगे आज के बाद? वैसे इतनी जरूरत नहीं होती इस फॉर्मूले की, बट अच्छा है कि याद कर लो अगर, दैट्स गुड। फिर से देख लें एक बार कैसे किया है। फॉर्मूला लगाया, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, ऊपर नीचे किया, फॉर्मूला एक नया बना। उस फॉर्मूले का नाम है मोलैलिटी और सोल्यूट के मोल फ्रैक्शंस के बारे में रिलेशन। क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ ferrous sulfate solution in which mole fraction of water is 0.5. Now solve this question. इतना सवाल है और कुछ दिया ही नहीं है, नथिंग इज गिवन, बट यू हैव टू सॉल्व इट। एनीवन वांट टू हेल्प एनीवन? यू कैन, बट आंसर आना चाहिए। ये कई लोग दो या दो लोग मिला के दो आंसर। लेट मी सॉल्व इट। आई होप यू गाइज आर अवेयर ऑफ दिस मोल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, है ना? देखो भाई क्या करना है इसमें, मुझे ये बताओ, अगर FeSO4 का मोलर मास, सॉरी मोल फ्रैक्शन 0.5 है, तो पानी का कितना होगा? एनीवन? एक में से माइनस करके 0.5। अखिलेश का आंसर आया 0.95। वेरी गुड वेरी गुड। लेट मी चेक इट। नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, विद फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला। विद फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला। आई विल शो यू बोथ।
विथ फॉर्मूला कैसे होता है बच्चों, देखें। सबसे पहले हम लिखेंगे मोलैलिटी। तो फॉर्मूले के साथ क्या है, एक्स सॉल्यूट, एक्स सॉल्वेंट, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये फॉर्मूला ना। नाउ सिंपली चेक इट। एक्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, एनीवन? सॉल्यूट हमारा क्या है, FeSO4। सॉल्वेंट क्या है हमारा, पानी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, 18। समझ में आया क्या? क्या ये समझ में आया क्या? अरे नहीं, एक में से घटाना है, 10 में से नहीं ना। 0.5 है, 0.05 नहीं है। 1 - 0.5 कितना होता है, 0.5 ना। ये तो कट गया। तो मोलिटी कितनी आई, 1000/18, 55.55। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। अखिलेश तुम्हें समझ में आया? 0.05 नहीं दिया था, 0.5 दिया था। बोलो 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 बोलो। विदाउट फॉर्मूला करें अगर, 1 मोल फ्रैक्शन कितना दिया है, 0.5। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ मिक्सचर contains 0.5 मोल ऑफ FeSO4। Hence मोल्स ऑफ H2O कितने हो गए, मोल्स ऑफ H2O कितने हो गए, 0.5। भाई एक मोल में अगर 0.5 FeSO4 है तो H2O के मोल कितने हुए, 1 - 0.5। ना मोलिटी का फॉर्मूला क्या है, N solute mass of solvent into ग्राम इंटू 1000। N solute कितना है, 0.5। मोल्स ऑफ H2O 0.5 है, तो 0.5 अगर मोल्स H2O है तो उसमें H2O का मास कितना होगा, इंटू मोलार मास। 0.5 से 0.5 कट गया, 1000/18 कितना आएगा, 55.55। बोलो ईश्वरन यार, समझ में आया तुम्हें ये? कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, लेफ्ट और राइट? बोथ आर इजी। तुम इस तरीके से मान के भी चल सकते हो कि अगर मैंने फ्रैक्शन 0.5 दिया है, देन यू कैन एज्यूम दैट 1 मोल में से 0.5। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। जल्दी नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेनरीज लॉ के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं। We have to give you the overview of solubility first, then only we can proceed for the Henry's law. So please, just 2 minutes for you to note it, then we will continue. किसी को डाउट है क्या इसमें, क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया मैंने? बोलो खुशी, समझ में आ रहा है? कितने लोग एब्सेंट हैं, हैंड रेज करो। तो वो तो कर ही नहीं सकते भाई, पता ही नहीं चलता है कौन एब्सेंट है कौन नहीं है। दैट्स वेरी बैड। कुछ लोग गायब हो जाते हैं बीच में आके, 28 में से 25 बचे हैं। क्या उनका कनेक्शन का इश्यू है, आई डोंट नो। पनवेल के बच्चे जल्दी एब्सेंट नहीं हो रहे हैं, ऐसा मैंने देखा है। ओके। दीपेंद्र, जुलाई बैच के बच्चे हैं इसमें वैसे तो। स्ट्रेंथ 33 के आसपास है ना। समीक्षा, ओके। चलो, आई होप क्वेश्चन तुमने कर लिया है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
नाउ व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी सिंपल चीज है, तुम ध्यान से सोच के बताना। हमारे पास एक गिलास पानी है, या इतना मान लो पानी है 100 ml। मैं इसमें सॉल्ट या शुगर डिजोल्व कर रहा हूँ। क्या मैं अनलिमिटेड शुगर डिजोल्व कर सकता हूँ क्या इसमें? यस और नो? नहीं ना। क्या हम एक मैक्सिमम क्वांटिटी ही डिजोल्व करवा पाएंगे? क्या मैं जब शुगर डिजोल्व करना चालू करूंगा तो डिजोल्व 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 स्टिर डिजोल्व, थोड़ी डाली डिजोल्व किया, एक इसमें चम्मच डाला, स्पून डाला और स्टिर किया, टू टू टू, स्टिर किया, लेकिन क्या हुआ? डिजोल्व हुआ। कितना डिजोल्व कर पाऊंगा? 100 ग्राम शक्कर, 150 ग्राम शक्कर। उसके बाद क्या हो जाएगा? डिजोल्व होना बंद। एट द पॉइंट व्हेन डिजोल्यूशन स्टॉप्स एंड प्रेसिपिटेशन स्टार्टिंग अकर्स, यहाँ पे है ना, व्हेन प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स अकरिंग, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो हमने शुगर डालना स्टार्ट किया वो डिजॉल्व होना बंद हुआ। इस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे कि जस्ट जैसे ही स्टार्ट हुआ, जस्ट प्रेसिपिटेशन, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गिवन टेम्परेचर पे कोई तो एक टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जाम्पल 25, उस पे क्या होगा? मैक्सिमम कितनी शुगर डिजोल्व कर पाई पानी में, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी फॉर दैट सॉल्यूशन। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिजोल्व्ड in a given amount of solvent at a given temperature is called solubility। तो मैं क्या समझाना चाहता हूं तुम्हें कि हम उस टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही डिजोल्व करा पाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा भी मिलाओगे तो प्रेसिपिटेट होने लगेगा, थोड़ा सा भी मिलाओगे तो प्रेसिपिटेट होने लगेगा। एग्री? कोई डाउट इस बात में? इसको मैं लिखाऊं? अभी लिखाता हूं, लिखेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ substance which can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature। रसगुल्ले तो सबको पसंद है ना? एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब आई होप सो, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ऐसा कोई है जिसको रसगुल्ले पसंद नहीं है, या यू कैन से गुलाब जामुन नहीं पसंद? इट्स कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना डिजोल्व कर सकते हैं। तो अब जब हम लोग भाई काला जाम या गुलाब जामुन जो हम लोग खाते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग, अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, वैसे तो उसको शॉप से लाते हैं, मिठाई की दुकान से। तो क्या होता है, वो से जो है काला जाम बनाता है, फिर उसको एक चाशनी में जो है डुबोता है। तो ये जो चाशनी है ना, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। वो क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे तो शुगर डिजोल्व नहीं हो पाई, उसके बाद क्या करता है, वो बोलता है अभी रुको, अभी काम शुरू करते हैं तुम्हारा, तो रसगुल्ले हटा दो पहले, ये नहीं है, दीज आर नॉट देयर, सिर्फ शुगर है और यहाँ पे आग लगी हुई है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो इसको टेम्परेचर बढ़ा रहा है। और हमें याद रखना है, शुगर और सॉल्ट का जो पानी में डिजोल्यूशन है, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ये क्या करता है, इसका टेम्परेचर बढ़ाता है और इसमें और शुगर ऐड करता है, खूब बढ़िया से शुगर डिजोल्व कराता है, और उस इस टेम्परेचर पे जो सोल्यूशन है उसको सुपर सैचुरेट कर देता है टेम्परेचर बढ़ा के। तो अब टेम्परेचर वो कम भी होता है ना, तो भी जो सोल्यूशन है उसमें डिजोल्व शुगर की जो क्वांटिटी है वो इस टेम्परेचर से ज्यादा रहती है। इसको ठंडा भी कर दोगे ना तो भी उतना ज्यादा डिपोजिशन नहीं होगा, हल्का हल्का नीचे होता है,
बट जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड। तो ये जो चाशनी बनती है इसमें फिर वो क्या करता है, मिठाइयों को डिप कर देता है और उसको थोड़ा रख देता है, देन वी कैन सर्व एंड वी कैन ईट। ओके, सिंपल है। दैट्स इट, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे काम करते हैं वो लोग। तो एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। जनरली जनरली जो सॉल्युबिलिटी होती है, solubility is expressed in moles per liter, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, ये हमने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो दैट्स फ्रॉम देयर, यहाँ पे हमें याद रखना है सिंपल, कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम जो सामान है सब्सटेंस वो कितना डिजॉल्व कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर पे। अब देख लो, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड सॉल्वेंट, इसमें याद रखेंगे जनरली जनरली solids dissolve in H2O with absorption of heat, with absorption of heat, that is endothermic process। कैसा process, endothermic process। Hence on increasing temperature, hence on increasing temperature, dissolution of solid increases, hence on increasing temperature dissolution of solid increases। ये जनरली है ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl प्लस वाटर, NaCl aqueous, दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी बताओ, इनके बीच में इक्विलिब्रियम एक एस्टेब्लिश होता है डिजॉल्व्ड और अनडिजॉल्व्ड पार्ट के बीच में। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू ली चिटेलियस प्रिंसिपल। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोर NaCl विल डिजॉल्व, मोर NaCl विल डिजॉल्व, ये हमें याद रखना है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम सॉलिड्स के लिए जनरली तो क्योंकि एंडोथर्मिकली डिजॉल्व होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिजोल्यूशन और भी इंक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिजोल्यूशन बढ़ता है, याद रखना, इसमें कोई डाउट। तो ये जो चीज है ये तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखें। जनरली हमने ऐसा देखा है, हम लोग ऐसा जो है देखते हैं कि जब कभी भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं तो जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के अंदर एंडोथर्मिकली ये रिएक्शन होती है। बट देयर आर सम, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो जिनमें एंडोथर्मिक होता है, NaCl, NaNO3, है ना, KCl, शुगर, दैट इज सुक्रोज एटसेट्रा, ये सारे कैसे होते हैं, ऑल आर एंडोथर्मिकली डिजॉल्व्ड, ऑल आर एंडोथर्मिकली डिजॉल्व्ड इन वाटर। लेकिन बट कुछ ऐसे भी रहते हैं, बट फॉर एग्जांपल KClO3 dissolved in सॉलिड फॉर्म में रहता है ये, वाटर लिक्विड, एक्सोथर्मिकली, एक्सोथर्मिकली मतलब हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग डिजोल्यूशन। अगर डिजोल्यूशन में हीट इवॉल्व होगी बच्चा लोग तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बोलो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, एनीवन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड,
कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं? बहुत ज्यादा ही भूल गए हो। डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव, हीट रिलीज हो रही है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर reaction will go in backward direction, and dissolution will decrease. Dissolution will decrease. निकलो, लिख लो, जल्दी लिख लो। मतलब कोई कोई बिल्कुल फिक्स नहीं है, दैट्स डिपेंड अपॉन द रिएक्शन, बट जनरली ऐसा होता है। मतलब जो घरेलू चीजें हैं उसमें ऐसा होता है। मतलब जनरली का मतलब होता है मोस्ट कॉमनली ऐसा होता है कि जो सॉलिड से पानी में डालते हैं उसको जब, तो डिजोल्व होने पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है हीट वो एटमॉस्फेयर से, और जो सामान होता है वो ठंडा हो जाता है ना। तुमने देखा भी होगा कि नॉर्मल पानी पियो तो वो थोड़ा कैसा लगता है, गरम गरम लगता है, लेकिन उसमें अगर सॉल्ट शुगर थोड़ा जो है, जो लाइफ सेविंग घोल होता है उसको बना के अगर पिए, या उसमें हल्का सा नींबू भी डाल लें तो थोड़ा ठंडा हो जाता है एक्चुअली, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है उसका, बिकॉज वो सराउंडिंग से टेम्परेचर खींच लेता है। तो हमें ग्लास व्लास का जो टेम्परेचर है, जो सरफेस में खुद उसका टेम्परेचर को कम होकर ये केमिकल रिएक्शन डिजोल्यूशन के लिए यूज करता है, दैट्स व्हाई टेम्परेचर डिक्रीजेस। और टेम्परेचर जितना हम बढ़ाते जाते हैं उतना डिजोल्यूशन बढ़ता जाता है। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी, और इसको नोट करने के लिए आई हैव गिवन यू 2 मिनट्स। So should I give you more time and doubts? Any specific doubts? That's a simple common sense that you people have very strongly. I don't think there will be a problem in solubility, understanding. Okay. Now, solubility important चीज है, डबल स्टार बना के लिखो। Solubility of gases in liquids, बहुत इंपॉर्टेंट। मछलियों का जीवन इस पे निर्भर है, यस और नो? मछलियों का जीवन इस पे निर्भर है कि नहीं निर्भर है? अच्छा, स्क्रॉल कर दूं, स्क्रॉल कर दूं? यस, वेरी गुड अखिलेश, ये लो स्क्रॉल भी कर दी। आई विल गिव यू 2 more minutes, लेट्स सी। 15 more minutes। हाँ, डन। ओके, अब देखो भाई, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, कोई बोलेगा क्या मतलब होता है इसका? सिंपल सी बात है, ये मान लो हमारा लिक्विड है, फॉर एग्जांपल पानी, और हम इसमें गैस डिजोल्व कर रहे हैं, ये गैस है। मुझे कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस मतलब गैस स्टेट के टॉपिक्स को ध्यान में रख के बताओ। क्या मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो गैस ज्यादा डिजोल्व होगी या कम? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी, गैस मोर डिजोल्व और लेस डिजोल्व? मोर, यस। प्रेशर बढ़ाएंगे ना, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे, इन पे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज्यादा डिजोल्व होंगे, इनका जो है इंट्रैक्शंस विद द बढ़ेगा। तो लिखेंगे solubility of gases in liquids depend upon nature of gas and nature of solvent, both pressure, temperature,
प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे, लिक्विड के संपर्क में आएंगे तेजी के साथ, और यहाँ पे डिजोल्यूशन बढ़ेगा, डिजोल्यूशन इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? एनीवन ना? नो, टेल मी द लॉजिक। टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसा क्या होगा जो तुम्हें लग रहा है सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी? that this is not solid, it is gas. Gas, this is gas. इट इज लाइक एक बच्चा पढ़ने नहीं जाना चाहता है और बारिश तेज होने लगे तो क्या होगा, पढ़ने जाएगा क्या? ये सुनो, काफी बारिश होती है तो जो बच्चे पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं तो क्या फिर स्कूल जाते हैं वो? नहीं जाते हैं ना। तो बस वैसे ही है, तो ये गैस तो वैसे भी नहीं चाहती कि कोई इसको बांध के रखे। इसका नेचर क्या है, टू मूव, टू फ्रीली मूव। ये बोलता है कि फ्रीडम मुझे चाहिए, फ्रीडम, आई वॉन्ट फ्रीडम, गिव मी द फ्रीडम। इसका नारा यही है ना, मुझे बांध के नहीं रखो, आई वॉन्ट फ्रीडम। अब तो बोलते नहीं, तो डिजॉल्व होना है, डिजॉल्व होना है, तो अब उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया अगर, क्या होगा, गैस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और गैस की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती, मॉलिक्यूलर स्पीड्स बढ़ जाती हैं, यू जो है स्पीड्स बढ़ जाएंगी, और इसकी वजह से गैस इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। जब कांटेक्ट में नहीं आएगी तो लिचिटेलियर साहब क्या करें, उनका तो फॉर्मूला कम काम ही नहीं करेगा यहाँ पे, दैट विल नॉट वर्क हियर। तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, उससे पहले कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो सिंपली गैस भागेगी, सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती, डायरेक्ट याद रखो, नो नीड टू यूज एनी फॉर्मूला, ऑलवेज सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस फॉर द गैसेस, इट विल escape। हाँ, गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत फ्री हैं। अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, गैस भाग जाएगी, गैस भाग जाएगी, याद रखना। इसलिए जो ठंडी झीलें होती हैं वहां एक्वेटिक लाइफ ज्यादा होती है, और जो नहरें होती हैं गरम गरम जो हैं जहाँ फ्लो ज्यादा है वहां पे कुछ नहीं होता, मछली दो चार होती कभी कभी, बस दैट्स इट, उसको मार के खा जाते हैं लोग, दैट्स इट। लेकिन भाई जो जो जितनी ज्यादा गहरी लेक होगी उसमें एक्वेटिक लाइफ उतनी ज्यादा होगी, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, स्टेगनेट वाटर होगा, उसमें अजीब तरीके की चीजें प्रेजेंट होती हैं, घिरा हुआ पानी, लो टेम्परेचर वाला पानी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। अच्छा, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है, ये तो तुम्हें समझा दिया, ये समझा दिया, इसको समझो कैसे, हाउ इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, तो लिखेंगे कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, सेम या लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पढ़ा है सबने ये क्लास 9 10th में, कहीं भी तो पढ़ाया जाता है यहाँ पे आजकल मुंबई में, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। वैसे तो 11 12th का टॉपिक ही है, मतलब पोलर जो है, पोलर सॉल्वेंट dissolves polar gases more, मोलर गैस, सॉरी पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व होगी। अब मुझे बताना है पानी में HCl, ऑक्सीजन, हाँ, कौन ज्यादा डिजोल्व होगा, विच विल डिजोल्व मोर इन वाटर, विच विल डिजोल्व मोर इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगी या HCl गैस, एनी वन ऑफ यू which can give me the answer, HCl gas or oxygen gas, which will dissolve more in water? किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है?
intermolecular forces, that is van der Waal forces increases, solubility increases. नहीं बताओगे ना तो मैं समझा देता हूँ. This is polar, this is dipole, this is not dipole, that will be an instantaneous dipole only, that is polar. So HCl पढ़ाया हुआ सामान है, ये कोई नई चीज नहीं है बच्चों. डेल प्लस डेल माइनस, कौन सा इंट्रैक्शन? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस सब पढ़ाया था. मोर स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. डेल माइनस डेल प्लस, कौन सा वाला डेल? बहुत छोटा छोटा वाला, इंस्टेंटेनियस डाइपोल. इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक्चुअल डाइपोल, वेरी वेरी लो फोर्स, weaker. So HCl is more dissolved in water. Oxygen is less dissolved in water. नोट करें. एनी डाउट्स हो तो पूछिए. तो बोलो गाइस, डू यू पीपल हैव एनी डाउट्स इन दिस टॉपिक? क्या डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? कितने लोग को लगता है डिपेंड नहीं करेगा गैस और सॉल्वेंट के इंट्रैक्शंस पे? कितने लोगों को लगता है नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा? करना चाहिए ना, करना चाहिए. हेलो. हाँ हाँ, अभी 10 मिनट में मैम क्लास हो रही, फिर भेजता हूँ आपको. अभी इस मिनट. हाँ हाँ बोलो भाई. करेगा ना? यस वेरी गुड, करेगा. अब मेरी बात ध्यान सुनना. ये मैं समझा दिया तुम्हें. अब मैं तुमको बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इज कांस्टेंट है, यहाँ लिक्विड है, दैट इज H2O, यहाँ पे ले लिया मान लो वाटर सॉल्वेंट, और यहाँ गैस. मुझे ये बताओ, अगर यहाँ गैस ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर गैस ज्यादा मतलब गैस के मोल्स भी ज्यादा, मतलब P गैस इज प्रोपोर्शनल टू N गैस इन वेपर्स, तो उसके रेस्पेक्ट में ही तो डिजॉल्व होगी, क्योंकि इसके बीच में क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम. इसके बीच में क्या रहेगा? एक इक्विलिब्रियम. जो मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में हैं और जो मॉलिक्यूल गैस के डिजॉल्व्ड हैं, इनके बीच में क्या रहता है? एक इक्विलिब्रियम, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. तो अगर मैं गैस का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिखूं, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? ध्यान से समझना है इसको. अगर यहाँ पे गैस बढ़ा देंगे तो डिजोल्यूशन बढ़ेगा या कम होगा? इस गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो नीचे गैस डिजोल्व होगी ज्यादा कि नहीं होगी? जल्दी बोलो. इफ वी इंक्रीज द partial pressure of gas above the solution, then more gas will dissolve, more gas will dissolve. वाइसे वर्सा लिख सकते हैं हम, या इसमें थोड़ा और ऐड कर लो. मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, एक्स गैस इन सॉल्यूशन विल इंक्रीज. क्या ये लाइन बिल्कुल आसान है कि नहीं समझने के लिए? क्या ये लाइन बिल्कुल आसान है कि नहीं समझने के लिए? इसकी उल्टी लाइन लिख देता हूं मैं, वाइसे वर्सा इसका कर देता हूं. इफ X gas in solution increases, then
पी गैस अबव सॉल्यूशन इंक्रीजेस। क्या इसमें कोई गलत बात? सेकंड स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि दोनों किसमें, इक्विलिब्रियम में। अगर यहाँ पे गैस डिजोल्व ज्यादा है तो ऊपर मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा गैस यहाँ डिजोल्व होगी उसके रेस्पेक्ट में ही वेपर्स बनेंगे ऊपर। इसको राउल्ट्स लॉ से समझेंगे आगे, काफी आसान है। हेनरी जो लॉ है राउल्ट लॉ से, वो बहुत समझ में आएगा। अगर यहाँ पे हमने वेपर्स क्या कर दी, इसको थोड़ा कम दिखाना है मुझे यहाँ पे। मान लो इसके अंदर मैंने गैस का मोल फ्रैक्शन कम कर दिया, तो यहाँ पे वेपर्स भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। यस और नो? ये इक्विलिब्रियम में है। गैस की वेपर्स और गैस का डिजॉल्व्ड फॉर्म इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। कितना गैस नीचे है उसका ही वेपर प्रेशर ऊपर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर को हम लोग मान लें कि वो एक लिक्विड है, तो वो डिजॉल्व फॉर्म में है, तो वाटर वेपर्स कितनी बनती हैं ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो हमने टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस पर क्या होगा, वाटर की वेपर्स बनेंगी, उनमें इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, वाटर वेपर उसमें इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, वाटर का बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, वेपर्स और भी बनती जाती बनती जाती बनती जाती है ना। और वो 1 atm टेम्परेचर के जब बराबर प्रेशर के बराबर होता है तो वाटर बॉईल करने लगता है। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा चाहते हैं कि उनके और जो वेपर्स हैं उनके बीच में क्या रहे, इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो गैस डिजॉल्व है, इसको एक और तरीके से समझाता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। एक बॉटल है, इसमें पानी भरा, इसकी कॉर्क को खोल के रख दिया, बंद नहीं किया। सेम बॉटल ली, इसमें पानी भरा, इसको बंद करके रख दिया। बताओ 1 महीने बाद किसमें पानी होगा, किसमें नहीं होगा? खुले जगह पे रखा था इसको, गर्मी वाली जगह पे। विच बॉटल विल हैव वाटर, विच बॉटल विल नॉट हैव? किस बॉटल में पानी होगा, किस बॉटल में पानी नहीं होगा? जल्दी बताओ। फर्स्ट विल नॉट, वेरी गुड। क्यों, पानी क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ वेपर बन रही थी, टी 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 वेपर बन रही थी। लेकिन चूंकि ये ओपन कंटेनर है तो इक्विलिब्रियम स्टेबलिश नहीं हो पा रहा था। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना। अगर कंटेनर ओपन है तो वेपर्स क्या हो जाएंगे, स्केप, टी टी ऊपर। इसकी वजह से क्या होगा, ये बोलेगा नीचे वाला मॉलिक्यूल, अरे इक्विलिब्रियम स्टेबलिश नहीं, और बनाओ वेपर। वेपर बनाता रहेगा बेचारा, इसको पता ही नहीं चलेगा ये खत्म हो गया एक दिन, इट विल एंड। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाटर क्लोज, तो बोलेगा अरे जल्दी वेपर बनाओ भाई, इक्विलिब्रियम में आना है। जितने मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, बराबर। अच्छा यहाँ वेपर स्केप नहीं हो पा रही है, यहाँ पे साक्षी मिश्रा समझ में आ रहा है, यहाँ पे वेपर्स जो हैं वो क्या हैं, स्केप नहीं हो रही हैं, इक्विलिब्रियम इज स्टेब्लिश, इज नॉट डिस्टर्ब्ड। इसलिए ये पानी क्लोज्ड रखेंगे तो अच्छे से बच जाएगा, वेपर्स आर इन द इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ था लेकिन वो स्केप कर गई बेचारी, फिर नया आया, फिर स्केप कर गया, लाइक दिस। तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं डिजॉल्व वाले, वो वेपर्स वाले के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अगर मैं डिजॉल्व गैस के अमाउंट को बढ़ाऊंगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज होगा। तो हेनरी ने इस पे लॉ दिया। क्या दिया हेनरी लॉ? हेनरीज लॉ क्या है? the partial pressure of gas, P gas, above the solution is directly proportional, to the, mole fraction फॉर्म में दिया है, to the mole fraction of gas dissolved in the solution. This is called हेनरी का लॉ। हेनरी का लॉ मतलब क्या बोला हेनरी ने, पी गैस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑफ गैस। पी गैस कहां पे है ये, बोलो? इन वेपर्स अबव द सॉल्यूशन।
और ये वाला मोल फ्रैक्शन कहाँ पे है? इन द सॉल्यूशन, डिजॉल्व्ड गैस। बोलो, इतना कुछ समझाने के बाद कोई डाउट हो तो पूछ लो। इफ यू आर हैविंग डाउट यू कैन आस्क। हेनरी लॉ बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं बोली इन्होंने, कोई बहुत बड़ा जो है आप स्टेटमेंट नहीं दिया। दैट्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट एक्चुअली। जितनी ज्यादा गैस डिजोल्व करेंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वेपर्स की फॉर्म में होंगे, बिकॉज देयर शुड बी अ इक्विलिब्रियम एट पर्टिकुलर टाइम। उस वो जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ना, नई वेपर्स बनेंगी, नई वेपर्स बनती रहेंगी, और क्या होगा, महीने 2 महीने बाद कोई भी दुनिया का लिक्विड हो वो खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, पानी हट जाएगा उसमें से, जो भी उसका जो है लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। हाँ, बशर्ते उसमें सॉलिड हो तो वो बचा रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, आवाज नहीं आ रही है, सॉरी, कोई तो बोल रहा था कुछ, 7, नहीं सुनाई दे रहा। आई थिंक वो एक्टिंग कर रही है कि बोल रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है। नोट कर लिया तुम लोगों ने? बोलो भाई। यस यस निरंजन, इसको गैस ट्रीटमेंट पढ़ाया था बिना किसी नाम लिए हुए, उसी को हेनरी ने लॉ बना दिया। और क्या, पी गैस क्या होगा? के एच इंटू एक्स गैस, वेयर के चीज क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, के एच किस पे डिपेंड करेगा? के एच तो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। KH also depends on temperature, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड बिल्कुल है, सॉलिबिलिटी बदल जाती है टेम्परेचर बदलने पे, सॉलिबिलिटी गैस की कम हो जाती है टेम्परेचर बदलने पे। और प्रेशर के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ही। मुझे बताओ यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ KH? बोलो, प्रेशर की यूनिट होगी कि नहीं? फॉर्मूला देख के बताओ। पास्कल होगी, और ATM होगी, और बार होगी, और किलो बार, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे जो हेनरी का फॉर्मूला दिया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इट, है ना? चलो चलो आगे बढ़ू। किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? क्या ये बहुत आसान फॉर्मूला है क्या? नहीं, क्या बहुत बड़ी बात तो नहीं बोल पाए हेनरी भाई, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा काम किया। उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे जो है इसके अंदर कुछ बात करनी, नहीं, उन्होंने इसको और इसको क्या किया, मैच किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर गैस का यहाँ के मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इसके प्रोपोर्शनल, ये तो सबको पता है, गैस स्टेट में तो ये पढ़ा ही है ना कि पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ये गैस फेज में सिर्फ बताया, लेकिन हेनरी ने क्या किया, गैस फेज को सॉल्यूशन फेज से मैच कर दिया यूजिंग द चैप्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चैप्टर को गैस स्टेट चैप्टर से मिलाया और सॉल्यूशन चैप्टर में नया फॉर्मूला बनाया। यस और नो? सिंपल है कि नहीं कॉन्सेप्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन कर लोगे इस पे? तो ये होता है भाई, इतना तो याद ही रख पाते हैं। बहुत अच्छे। ओके, तो नोट इट एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। फार्मूला याद कर लो। फार्मूला याद कर लो, और क्वेश्चन बहुत आसान आता है।
क्वेश्चन में कुछ होता नहीं, केएच की वैल्यू दी होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व फॉर्म में दिया होता है, पी गैस निकालना होता है। एक दो सवाल भी करा देंगे नेक्स्ट क्लास में इसके। व्हाट आई वांट टू यू डू टू क्या करना है तुम्हें, जो पिछला चैप्टर पढ़ाया है ना उसकी पूरी पूरी बुकलेट सॉल्व करके लाओ। जो नीट की बुकलेट मिली पिछले साल तुम्हारे सीनियर ने सॉल्व की थी पूरी, यू हैव टू सॉल्व दिस टाइम आल्सो। वो बुकलेट है ना जो, उसमें दिशा पब्लिकेशन के सवाल है उसमें, जील की बुकलेट जो है, दैट्स अ वेरी गुड बुकलेट एक्चुअली। और और भी बहुत सारा मटेरियल मैंने भेजा हुआ है तुम लोग को, यू कैन यूज दैट। प्लीज सॉल्व द चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट। उसी में सवाल जो बचे थे मोल कॉन्सेप्ट के अलावा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, वो सारे के सारे उसमें होंगे, सॉल्व करो। कोई अलग से चैप्टर जो है वो रेडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर है, चैप्टर नंबर समथिंग दिया रहेगा। इन दोनों को कंप्लीट सॉल्व करके सबमिट करो बिफोर, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ सॉल्व किया हुआ है, तुम्हारा कुछ बचा होगा। यू हैव टू, आई होप कि कंप्लीट किया होगा। और 3 डेज के अंदर इसको सबमिट करो। 3 डेज का मतलब हो गया मंडे नाइट तक सबमिट कर लो। इतने 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत होते हैं, 2 ही दिन, मैं 3 मानता हूँ। सैटरडे हो गया, आज का एक मान लो, संडे 2 मान लो, मंडे 3 मान लो, मंडे नाइट। विच बुकलेट, बुकलेट नहीं मिली क्या, कुछ मिला है ऐश्वर्या तुम्हें, मतलब कुछ थ्योरी हटाओ, थ्योरी का क्या करोगे, थ्योरी थोड़ी ना लगानी है। ऐसा नहीं मिली, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं बुकलेट मिली है वो बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि दिशा पब्लिकेशन का है वो बुकलेट, दिशा पब्लिकेशन का है, उसमें जी का टैग लगा हुआ है, दैट्स इट, है ना, कि सब मटेरियल एक जैसा है, क्या उसको बनाया जाए, एवरीथिंग इज सेम, कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट, कॉन्सेप्ट भी सेम एक्चुअली। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं जो तुमको बता दे रहा हूँ उसको थोड़ा सुन लो। यूनिवर्सल की भेजिए ना, जिसके पास फिंगर टिप्स है, जैसे देवांगी के पास फिंगर टिप्स है, तुम्हें क्या करना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वाला चैप्टर पूरा करो, रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर पूरा करो। जिनके पास यूएसएस की किताब है जो मैंने ग्रुप पे डाली है, यूनिवर्सल की, एररलेस जिसको बोलते हैं, एररलेस किताब, उसमें से दोनों चैप्टर सॉल्व करो। क्या ये दोनों किताबों में से एक भी नहीं है किसी के पास, ऐसा कोई है? ग्रुप पे मैंने सेंड किया था यूएसएस वाली को। एनीवन देयर जिसके पास ना तो एररलेस है ना तो फिंगर टिप्स है, कोई ऐसा है? और जो पुराने बच्चे हैं उनको ये जील की बुकलेट मिली होगी, डीपीपी और बुकलेट्स मिली होंगी, आई आई होप सो। डीपीपीज और बुकलेट्स, उसमें यही चैप्टर दोनों, रेडॉक्स रिएक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करें। तीनों में से कोई एक करो, सब कुछ सेम है, एवरी बुक इज सेम फॉर द नीट लेवल, नो डिफरेंस। कोई किताब सॉल्व करो, ऑल आर सेम। तो 3 ये जो बनाए हैं मैंने, है ना, यहाँ पे सेट, इनको जो है कोई एक सेट उठाओ, उसको सॉल्व करो। डन, एग्री, हो जाएगा? क्या तुम्हारे पास नहीं है सूर्य नायर, एनीथिंग? दोनों में से, तीनों में से एक है तो कोई, बस वेलकम अखिलेश। चलो बाय बाय, मैं भेज दूंगा ऐश्वर्या, कोई बात नहीं, ग्रुप पे, ओके। चलो बाय बाय, डन एंड नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। चलो, यस यस, बाय बाय। अरे कहाँ से एंड होता है?